सुपर 100 एंट्रेंस टेस्ट 2019 लेवल 1 टेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन हमारे पास जो है 31 से 60 थे हमारे पास, जिसमें से मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर अलग से निकाले हैं कि केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे और वो कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 था वहां पर, इन एन एटम एम शेल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ, कि किसी परमाणु के एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। आपको ये पूछा गया कि एम में कितने आएंगे, तो आपने पढ़ा है मैजिक नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जादुई संख्याएं। वो क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और साथ ही साथ आपने एक पढ़ा था हमारे पास मेरी नियम, जिसे हम बोलते हैं मेरी रूल। वो क्या बताता है, किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, किसी भी कोश के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2n² से। किससे निकालते हैं, 2n² से। तो आप जान कीजिएगा पहला शेल कौन सा है, K, दूसरा कौन सा है, L, तीसरा कौन सा है, M, यानी कि K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3। ये सब क्या हैं, दीज आर द वैल्यू ऑफ n। तो M शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। तो जरा चेक कीजिए, इसमें पुट अप करते हैं 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 3 × 3, सो आंसर कितना आएगा, 18। यानी कि M शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, दैट इज 18। सो सी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल निकालने का रूल क्या है, 2n² फार्मूला है। n कौन सा है, नंबर ऑफ शेल, कौन सा शेल है, यानी कि कौन सा कोश है। तो आपके सामने ही ये KLM, यानी कि m कौन सा कोश है, थर्ड शेल है। तो यानी कि n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, किसके लिए, m शेल के लिए। तो 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 3 × 3, तो आंसर क्या आएगा, 18। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19। अब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 19 है। द 19th इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, उसमें 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक बताया है रूल, अभी बताया था मैंने, मैजिक नंबर्स। यहाँ इस क्वेश्चन में मैजिक नंबर चलेगा। तो मैजिक नंबर क्या होता है, जादुई संख्याएं। और जादुई संख्याएं इतनी समय ये कहाँ यूज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक वितरण के लिए। और उसके लिए रूल क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो ये है हमारे पास शेल के हिसाब से, K, L, M, N, O, P, आगे चलता है क्या वगैरह एक्स्ट्रा। सो मैक्सिमम तो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन M के अंदर कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो 2, 8, 8 इस तरह से चलते हैं। तो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 19। एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 19 है। एटॉमिक नंबर 19 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 19। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जरा देखिएगा, आप पहले शेल में मैक्सिमम 2, देन 8, देन 8, देन क्या होगा 1, यानी कि KLMN। सो आप जरा देखिएगा, 19th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 और 8, 10 और 8, 18, 19 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कौन से शेल में जा रहा है, N शेल। इसमें जा रहा है N शेल। सो 19th नंबर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, दैट विल मूव इनटू द N शेल। इज इट क्लियर? जानना चाहूंगा कि ये क्लियर है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 33 था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड एटम्स इज ऑफ। आयन और एटम में क्या डिफरेंस है। अब आपके उसमें इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे सिंपल सा केस है, मैं कहता हूं एक O है, एक O+ है और एक क्या है, O- है। ठीक है, O+, O-। हम जानते हैं O का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। ठीक है, O+ में हमारे पास याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज वाला बनता है यानी कि कैटायन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे। तो 8 - 1 क्या होगा, 7। और O- में उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे जितना नेगेटिव चार्ज है। तो -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, यानी कि 8 + 1 9। ये चीज है। सब आपको पूछा क्या है, इस न्यूट्रल में और इन आयंस में क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड एटम्स इज ऑफ, कि एक आयन हो और एक एटम हो तो उसमें क्या डिफरेंस है, जरा ये चेक करना चाहते हैं।
पहली चीज, आयन और परमाणु में अंतर है उनके रिलेटिव साइज पे, तो ध्यान रखिएगा ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 के अंदर आपके पास आते भी है कि जो कैटायन बनता है उसका रेडियस क्या हो जाता है, द रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, कि कैटायन का रेडियस न्यूट्रल एटम से कम हो जाता है और अनायन का रेडियस न्यूट्रल से ज्यादा हो जाता है। इट मींस आयंस का रेडियस यानी कि आयंस का जो साइज है वो न्यूट्रल एटम यानी कि एटम से क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें साइज का डिफरेंस है, ये पॉइंट सही है, करेक्ट। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन बड़ा सिंपल सा केस है, आप चेक करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 6। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है 2 5, यहाँ क्या होगा 2 7। तो आपने देखा इन तीनों में कॉन्फ़िगरेशन का भी डिफरेंस है, यानी कि ये पॉइंट भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंस है। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। आप जानते हैं एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि कैटायन और अनायन दोनों पे चार्जेस हैं, इनमें चार्ज का भी डिफरेंस है कि कोई एटम होगा दे हैव नो चार्ज, यानी कि इनमें चार्ज नहीं होगा, ठीक है, और आयंस के ऊपर क्या है, दे हैव चार्ज। इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आंसर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो आयंस और एटम में ये सभी डिफरेंस होते हैं, यानी कि दीज ऑल आर द 4 डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट क्लियर? Next question, question number 42. Electrons revolve in some definite circular orbit around the nucleus without emission of energy. कि इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा निकाले कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कि नाभिक सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ बिना एनर्जी लूज किए, यानी कि बिना एनर्जी बाहर निकाले, बिना ऊर्जा बाहर निकाले नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रास्तों पर चक्कर लगाते हैं। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दी, किस साइंटिस्ट ने दी? पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है बोहर, तीसरा है थॉमसन, चौथा है सोमरफील्ड। तो याद रखिएगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है बोहर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि बोहर की परमाणु संरचना, जो ये हमने पढ़ा है बोहर का परमाणु मॉडल। और आपने पढ़ा भी था कि वहां पर बोहर नाम के साइंटिस्ट ने ये व्यू दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी। सो बी ऑप्शन जो है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 46 है एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें एनहाइड्राइड बनाना है, किसी भी सब्सटेंस का एनहाइड्राइड बनाना है, तो वो कैसे बनता है? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। उसमें से जल बाहर निकाल दो, जल का एक अणु बाहर निकाल दो, H2O बाहर निकाल दो, तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? एनहाइड्राइड। सो एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? तो जरा आपको पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका फार्मूला क्या होता है? दिस इज H2SO4। दोनों ही बार चले गए, S बच गया है, लिख देंगे। O टोटल 4 थे, इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर चले गया, तो पेंडिंग क्या बचा है? 3। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया है? SO3। क्या है आंसर? SO3। सो SO3 क्या है? दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये है सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड। सो बी ऑप्शन SO3 क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ए कंपाउंड Q on heating gives carbon dioxide, water and soda ash। जरा सोच के चलेगा, सोडा ऐश दिया है, सोडा ऐश होता क्या है? एनहाइड्राइड सोडियम कार्बोनेट। यानी अब आपको कहा है एक कंपाउंड Q है, ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडा ऐश। ये कंपाउंड Q है, हमें नहीं पता कौन सा है, हमने इसे हीट किया, ये 3 चीजें दे रहा है। एक दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा दे रहा है वाटर, और तीसरा दे रहा है सोडा ऐश Na2CO3। सबसे पहले तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है? तो जरा याद कीजिए, आपने एक कंपाउंड पढ़ा था 10th क्लास में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और आप याद कीजिए, वहां हमने पढ़ा भी था कि व्हेनेवर द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो ट्रायंगल को क्या, यदि एरो के ऊपर ट्रायंगल है, इसमें ये हीटिंग है, इट विल गिव CO2, वाटर एंड Na2CO3। वो ये चीजें देता है, इसका मतलब ये रिएक्शन थी।
तो इसका मतलब क्यू क्या होगा, क्यू होगा NaHCO3। सो ये क्लियर हो चुका है कि हमारे पास क्यू क्या होगा, दैट इज NaHCO3। अब आपको क्वेश्चन तो सिर्फ ये नहीं था, यहाँ हमने क्यू फाइंड आउट किया। अब आगे पढ़िए, क्यू रिएक्ट विद HCl, जिस समय हम क्यू की रिएक्शन HCl से कराते हैं, इट गिव्स। अब इस क्यू की रिएक्शन हमें करानी है HCl के साथ। तो जरा देखिएगा क्यू क्या है, NaHCO3। रिएक्शन कैसे करनी है, HCl। याद कीजिए आपने 10th के अंदर एसिड बेस भी दोनों, इसलिए डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। सो डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ग्रेफाइट यूज एज लुब्रिकेंट एज वेल एज इन पेंसिल लेड, दोनों में यूज होगा, प्योरिफिकेशन वाटर में यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव हैलोजन है। तो आप जरा देखिएगा, हमारे पास एक हैलोजन फैमिली है, में क्या होगा, रिएक्टिविटी। सो ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ सिल्वर फॉस्फेट इज, आप जरा देखिएगा, सिल्वर फॉस्फेट का फार्मूला बनाना है, बहुत सिंपल, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी है फार्मूला बनाना सिल्वर फॉस्फेट। जरा देखिएगा सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, क्या वैलेंसी चार्ज बोल दूं या वैलेंसी, Ag का कितना चार्ज होता है +1, फॉस्फेट पे क्या है -3। और हम जानते हैं जब भी हमें परमाणु आयन है यानी कि पॉलीएटॉमिक आयन है, इसे हम ब्रैकेट में लगा के चलते हैं पहले, तो PO4 इसके नीचे क्या है 1। तो जब ब्रैकेट के बाहर 1 हो तो उसे छोड़ सकते हैं, तो यानी कि Ag3PO4 ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं यहाँ 1 मिनट। सो ये Ag3PO4 दिस इज द फार्मूला, ये क्या होगा हमारे पास फार्मूला होगा किसका, सिल्वर फॉस्फेट का, Ag3PO4। सो बी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। And this is the last question of Super 100 2019 Level 1 examination of chemistry part. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.